कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चल रहा था गॉस थ्योरम। हमने गॉस की उत्पत्ति भी सीख ली थी, जिसमें सीखा था कि कोई भी अगर चार्ज या आवेश किसी भी गॉसियन पृष्ठ, जो एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं जो त्रिआयामी होता है, उसके अंदर अगर स्थित है तो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई, वो कितना होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। जो हमने देखा था कि वो शेप और साइज, आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता, और वो उसकी दूरी पर भी निर्भर नहीं करता कि दूरी बढ़ने से फ्लक्स कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा था ये व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ के नियम का पालन करता है, इसलिए ऐसा होता है। अब हम लोग आगे सीखना चालू करेंगे कि यही जो गॉस की प्रमेय है, इसका उपयोग करके हम लोग कैसे वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ सिमेट्री रूल है, सममितता का नियम है, कुछ नियम हैं जिनको हम याद कर लेंगे। वो 4 स्टेप में हैं, 1, 2, 3 और 4। वो 4 स्टेप आपको याद हो गए तो केवल 4 स्टेप का आप पालन करेंगे, और जितनी बार भी पूछा जाएगा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालो, जैसे हमने उसमें सीखा था कि पहले वाले चैप्टर में कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता, तो आपने सीखा था कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। फिर आपने देखा था कि एक जो है बहुत लंबी धारावाही, मतलब एक जो है तार हो, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तब कितना होगा, तब हमने वहाँ पे सीखा था। यहाँ से अब निकालना सीखेंगे। फिर एक समतल प्लेट हो, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किससे सीखेंगे? गॉस की प्रमेय से। और चूंकि इससे आप देखेंगे ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती, इतनी इजी वे में होता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग सीखना चालू करते हैं, क्या है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैंने कहा आपको 4 चीज़ें याद रखनी होंगी जो एप्लीकेशन आप गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम के जो अनुप्रयोग करने हैं, वो 4 स्टेप कौन कौन से होंगे। देखो, आपको पता है कोई भी अगर वैद्युत क्षेत्र है, मैं एक बना रहा हूँ, ये जैसे मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में मैं कोई भी एक चीज़ रख दूँ, मैं कह दूँ मैं इसको इसमें स्थित कर दूँ, ये सारी वैद्युत क्षेत्र लाइन जा रही, तो आप देखेंगे कि कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इस पृष्ठ के लंबवत हैं, इस सरफेस के, और इस वाली सरफेस के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, सब जगह एक जैसी होंगी। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E, और इस पर हम अगर एरिया वेक्टर बनाएं तो ये दोनों देखते हैं एक दूसरे के लंबवत हैं, अर्थात इनके बीच का कोण 90 है। जैसे ही कोण 90 हुआ तो हम तुरंत कह सकते हैं कि इनके बीच बनने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एरिया वेक्टर ये हो गया और वैद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गई, तो इनके बीच का कोण तो बन रहा है। कितना बन रहा है? ये इधर को, ये विपरीत एक दूसरे 180 बन रहा है, कैसे भी बने, और इधर वाली डायरेक्शन में एक ही दिशा में बन रहा है। तब हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो 0 रखो या 180 रखो, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मान अधिकतम आता है फ्लक्स का। तो यहाँ पे केवल 2 सिमेट्री बनी, एक यहाँ पे 90 था थीटा, और यहाँ थीटा उसकी डायरेक्शन में था। तो ये फायदा हमको लेना है। फिर दूसरा, अगर हम इसकी जगह कुछ और रख देते, घन घनाभ कुछ डब्बा रख देते, कैसा रख देते, मैं मान लूँ मैं इस चार्जर का यूज कर लूँ, अगर ये घन जैसा है तो हम इसमें देखते कैसा होता, छेद रेखाएं जाती तो क्या होता, इस सरफेस के लंबवत होती, तो इनके बीच बनने वाला कोण दोनों एक ही, E और थीटा 0 हो जाता। ये देखो 0 होता है, E और थीटा के बीच का कोण कितना होता, 0 होता। तो यहाँ पे जो इनसे फ्लक्स क्या होता, मैक्सिमम होता। यहाँ पे क्या होता, 90 बनाता, तो कितना बनता, 0 बनता। तो हमको समझ में आता है कि हम कोई भी पृष्ठ खींच सकते हैं, और अगर चार्ज कहाँ पे हो, इसके इनसाइड हो। शर्त दूसरी यही है। तो यहाँ से EDS हम लोग निकाल सकते हैं। पहले छोटा सा सरफेस लेंगे, फिर उसका क्लोज इंटीग्रल करा लेंगे। तो इस तरीके से जब हम चालू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे चार्ज रखा होगा, हम उस चार्ज पे एक जो है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, और प्रयास क्या करते हैं कि मिनिमम ये हो कि E और A दोनों सिमिट्री हो, सममितता हो, कि उनके बीच का कोण एक जैसा हो, या 2 बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा, 3 4 ना बने कि निकालने मुश्किल हो, या तो 90 बन जाए या 0 बन जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा दोनों बन जाए। यहाँ पे हम देखते दोनों बन गए। अगर यही कोई स्पेयर होता तो हम स्पेयर एक पॉइंट चार्ज अंदर रखा होता है, अगर स्पेयर बनाते तो हम स्पेयर में क्या देखते
स्फीयर में तो यही नजर आता है कि सब जगह पे वैद्युत क्षेत्र और वहां पे जो सरफेस बनाते हैं दोनों के बीच का कोण एक जैसा होता है, तो ई और ए के बीच का कोण एक जैसा होता है 0, तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो हमने देखा कि अलग अलग सममितता सिमेट्री हो सकती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी की लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नियम एक याद करा दूं आपको, 4 स्टेप में कौन कौन से चलेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक जो है, सबसे पहला नियम यही होगा, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, ठीक है। और एक जैसा ही होना चाहिए। अगर पॉइंट चार्ज ऐसे रखा हुआ है तो हम चारों तरफ जो स्पेयर लेंगे, देख ये ध्यान रखेंगे कि दूरी बराबर हो हर जगह की, ये डिस्टेंस कैसी हो, बराबर हो, जिससे वैद्युत क्षेत्र एक समान हो उस पॉइंट पे, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्या चलेंगे, और यहाँ पे ये याद रखेंगे कि ई और जो ए है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो थीटा है वो सिमेट्री हो, एक जैसा हो। जैसे यहाँ पे इस सरफेस पे एरिया वेक्टर आप देखेंगे और ई की डायरेक्शन, ई और थीटा दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में होंगे। डीएस अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो थीटा कितना, 0। बेलन बनाए तो वहाँ पे 2। तो इस तरीके से ई और ए की सिमेट्री ध्यान रखेंगे। जैसे ये ले लिया, कैसे लेना, कैसे पृष्ठ बनाने, ये जैसे आता जाएगा हम लोग सीख लेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे कि कम से कम हो। फिर दूसरा नियम ये होगा कि हम लोग गणना कर लेंगे। किसकी गणना कर लेंगे, गणना करेंगे किसकी, आपको पता है क्लोज इंटीग्रल ईडीएस। ये कैसे आता है आप धीरे धीरे सीख लेंगे। सरफेस का करेंगे तो आपको पता है स्फीयर का सरफेस कितना होता है, डीएस का पूरा क्लोज कराओगे तो 4πr² आ जाएगा। ये हो सकता है अभी थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन जब लगाना चालू करेंगे चारों स्टेप आप देखेंगे हर बार यूज होगा और उसके बाद आपको ये आसान लगने लगेगा। फिर तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो क्यों अंदर स्थित है इस क्यों की गणना करेंगे। गणना करेंगे किसकी, कहाँ पे क्यों है, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड जो अंदर क्यों स्थित है, बाहर का कोई क्यों फ्लक्स बनाता है, इन्हें हमने पढ़ लिया था पहले से। फिर चौथा स्टेप हम लोगों का क्या होगा, चौथे स्टेप में हम करेंगे कि अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, हमने अप्लाई क्या किया, हमने देखा कि गॉस का नियम EDS = Q/ε0 है ना। ये फ्लक्स कितना बनाएगा, Q/ε0 बनाएगा। और चूंकि हमें गणना ही करनी थी, EDS की गणना करेंगे। EDS यहाँ पे आ चुका होगा, वैल्यू रख लेंगे और फिर यहाँ पे आप Q की गणना कर लेंगे और इसमें से अगर कोई 3 चीज़ें पता है तो चौथी E निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग ऐसा करते रहेंगे, ठीक है। यही 4 स्टेप पुट करेंगे वैल्यू, फिर आप निकाल लेंगे। इनमें से आपको पता है EDS क्यों निकाल लेंगे, DS निकाल लेंगे तो E पता चल जाएगा। ε0 कांस्टेंट है, 8.85 है ना, तो गुणे 10⁻⁻, तो ये आपको एकदम क्लियर है। तो 4 ही स्टेप चलने होंगे बार बार। और अब हम लोग पहले को लगाना चालू करते हैं और उसमें देखना चालू करते हैं कि ये 4 स्टेप काम करते हैं हमारे कि नहीं करते हैं। चलिए याद रखिएगा ये त्रिआयामी है, 2D नहीं है। क्लोज पृष्ठ जो आप बनाते हैं, बंद पृष्ठ कैसा है, त्रिआयामी है, 3 डायमेंशन में होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करना चालू करेंगे, सबसे पहले इसका नियम लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, आवेश कैसा है, पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश। आपको पता है बिंदु आवेश कहीं भी रखेंगे। हमने कहा कि यहाँ पे ये नहीं काम कर रहा, यहाँ पे एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, इसका नाम क्या है, हमने कहा क्यों रखा हुआ है। और अब ये क्या करेगा, अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। सबको पता अगर कोई भी आवेश रखा हुआ है तो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाता है। हमने कहा हमको किसी इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पे, r दूरी पर एक बिंदु P था, जहाँ पे आपसे कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई निकालिए। तो आप तो कह देंगे सर निकालना क्या, तो हमने ये बराबर एफ अपान क्यू पहले ही निकाल लिया था। कितना आता था 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। नहीं, आज हम लोग क्या यूज करेंगे, आज हम लोग गॉस की परिमेय से इसको निकालना सीखेंगे। तो गॉस की परिमेय से निकालना है तो हमने सीखा, सबसे पहले गॉस की परिमेय से निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो हमने देखा था कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है, एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे जो उससे हर जगह समान दूरी, सिमेट्री का बहुत ख्याल रखेंगे। सिमेट्री, तो हमने कहा आर दूरी पे ही हम क्या बनाते हैं, ये इसको केंद्र मानकर ये घुमाते हैं। कारण क्या था, कारण ये है कि हमने ये बराबर दूरी, हर जगह पे ये दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। और ये क्या है, हमारा स्फीयर है। जैसे इसके सेंटर में अगर चार्ज रखा होता तो ये हमने एक पृष्ठ बनाया और ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, और इसके कहीं केंद्र पर चार्ज क्यों रखा हुआ, ये इस तरीके का है जो इसमें नहीं दिखाया जा सकता, और ये ऐसा बना हुआ, तो ये 3D है। ठीक है, कैसा है, 3D। अगर मैं इसकी यहाँ रोटी ले आऊँ तो रोटी आपका 2D है, तो ये याद रखिएगा, ये त्रिआयामी है और वो द्विआयामी होता है। तो यहाँ पे अंदर चार्ज रखा हुआ, इससे फायदा क्या हुआ कि इससे कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके सेंटर से निकलेंगी, तो आप देखेंगे सेंटर से हमने कहा इस पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र निकल रहा, कहाँ पे निकल रहा, हमने कहा ये देश केन्या है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है, तो इसका सरफेस भी एरिया वेक्टर निकालेंगे, वो भी परपेंडिकुलर, और दोनों कैसी होंगी, एक डायरेक्शन में होंगी। एक डायरेक्शन में होने का मतलब क्या हुआ, कहीं पे भी आप सरफेस ले लीजिए, ई और थीटा के बीच का कोण कितना है, 0 है। मतलब आप तुरंत आपने देख के कह दिया कि इसका मतलब ई, और यहाँ पे अगर एक सरफेस की कल्पना कर लो ds और e, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, हम कह सकते हैं e एंड a के बीच का जो कोण है थीटा 0। आप पूरे सरफेस में कहीं भी ले लीजिए, तो e और थीटा के बीच का कोण 0 बन गया। तो एक सिमेट्री तो यही हो गई, जब पूरे सरफेस में यही है तो एक ही सममितता, दोनों ही बन रहे हैं। ये तो और आसान, कम से कम हो सिमेट्री। तो पहला तो यही हो गया कि हमने गॉसियन पृष्ठ लिया, और ई और ए की जो हमको ई और थीटा के बीच की जो सिमेट्री बनानी थी वो भी हमारी बन गई, कितना है, 0 है। अब हम लोग दूसरे स्टेप में चलेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हम कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे किसकी, ईडीएस की, यही तो गणना करनी। तो हमारी पहला तो स्टेप हमारा यही था। हम कह सकते हैं, मैं अगर लैंग्वेज लिख दूं कि पी एक बिंदु क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र ई की गणना करनी है, ठीक करनी है। तो आपको पता है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई की गणना करनी है, तो आपने सबसे पहले स्टेप क्या किया, हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ कैसा है, वे आप कहेंगे स्फीयर में है, गोला है ना, की रचना की, पृष्ठ खींचा। जैसे ही आपने इसको खींचा तो आप कहेंगे जहां वैद्युत क्षेत्र ई और एरिया वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा कितना है, 0 है। ठीक, तो आपको यही करना था। अब आप देखिए, ये आपका पहला हो गया, फिर आप दूसरे स्टेप में जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि हमको गणना करेंगे किसकी, ईडीएस की ना। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट ईडीएस, है ना, कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल ईडीएस। ds क्या है, जो ये सरफेस है, तो आपको पता है ईडीएस निकालना है। तो ईडीएस कैसे निकालोगे, ईडीएस आप वेक्टर है, इसको आप अदिश में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ईडीएस, सॉरी वेक्टर हटाएंगे, ईडीएस कॉस थीटा। आपको पता है चूंकि थीटा कितना है, 0, और थीटा 0 है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल फ्लक्स फाई कितना होगा, तो आप फाई कहेंगे, फाई तो निकालना है टोटल, तो ई को आपने बाहर निकाल लिया और ds का इंटीग्रल करेंगे,
और ds का इंटीग्रल करेंगे तो आपको पता है ds जोड़ेंगे पूरे सरफेस के बराबर आएगा। और गोले का पूरा सरफेस कितना होता है तो आप तुरंत कह सकते हैं 4πr², जो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आपको तुरंत पता चल गया कितना हो जाएगा E4πr²। इसका मतलब आपने तुरंत कह दिया हाँ जी, इसका मतलब हमने फ्लक्स निकाल लिया कि इसके इस गॉसियन पृष्ठ पे जो फ्लक्स है, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा E4πr²। यह आपने अपनी मेहनत से निकाला है। फिर आप कहते हैं सर मेहनत करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमने तो गॉस का नियम पढ़ा हुआ है। गॉस का नियम क्या कहता है कि इस पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला कितना होगा, तो आप कह सकते हैं Q/ε0। क्यों अंदर चार्ज रखा हुआ है, ε0 से तो डिवाइड कराना है, तो ये करने की क्या जरूरत, कोई बात नहीं। अगले स्टेप में तो हमको वही करना है कि हाँ यहाँ से पूरा जाने वाला फ्लक्स कितना है, Q/ε0 है। तो ये अगले स्टेप में चलना था, लेकिन इसके अगले वाले में चलेंगे क्यों, क्योंकि तीसरा क्या है, तीसरे में हम क्या मान लेंगे कि क्यों आवेश अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, क्यों आवेश अंदर स्थित है। तो क्यों ही स्थित है, इस पे हमने मान लिया पृष्ठ पे कैसा वितरित हुआ है इसके बारे में। चौथा स्टेप क्या करेंगे, अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, वही नियम, क्लोज इंटीग्रल EdS इक्वल टू Q/, हमने कहा ना यही तो होता है। तो आपने यहाँ से निकाल लिया EdS कितना आया है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो फ्लक्स है वो आया है आपका E4πr²। वैल्यू रख दीजिए, कितना आया है E4πr² इक्वल टू Q/ε0। और यहाँ से आपको E निकालना पड़े तो आप कहेंगे 4πr² कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। 4πr² कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही गया बटे में तो आप रख सकते थे, ये देखो बटे में गया तो हमने इसको ढंग से लिख दिया 1/4πε0 को यहाँ लिख दिया, r² को Q के नीचे भेज दिया इंटू Q/r²। देखो, और यही तो बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र है। अच्छा ये आया क्यों, क्योंकि ये इसीलिए आ गया क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता। अगर घन का पालन करता तो ये आता ही ना। क्यों, क्योंकि तब क्या होता, यहाँ पे एक आर पहले से ही होता, कटता, तो नीचे पहले से ही आर होता। तो ये याद रखिएगा, ये इसीलिए नियम लग जाता है क्योंकि क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता। कहीं अगर पावर की घात 3 पे डिपेंड होता तब ये ना लगता, तब उसकी दूरी पर निर्भर कर रहा होता। ठीक है, तो इसीलिए ये कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, इसलिए ये फार्मूला यहाँ से बन के आपका तैयार हो गया। आप कितना भी ऊंचा पृष्ठ लो, कितना कम लो, कहीं से भी लो, आएगा अंततः यही। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे, वही 4 स्टेप को चलेंगे। पहला एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लेंगे और उस गॉसियन पृष्ठ में ये याद रखेंगे कि जो इसकी सममितता है E और थीटा के बीच का कोण एक जैसा लेना है, 0 हो जाए या 90 हो जाए। फिर अगला आप देखते हैं कि कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, तो आप देखेंगे कि कैलकुलेट, आपको फार्मूला पता है EdS क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल EdS इक्वल टू कितना, तो जो भी आएगा वो निकाल लेंगे, ये आ गया। फिर तीसरा आप मान लेंगे कि जो भी वो चार्ज है वो इसके अंदर स्थित है। फिर चौथे स्टेप में क्या करेंगे, वही अप्लाई कर देंगे नियम, कौन सा, जो गॉस का नियम है। और गॉस का नियम क्या है कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर EdS इक्वल टू Q/ε0। और इस प्रकार आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या सीख लिया कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो आपने किसके नियम की सहायता से निकाला है, गॉस के नियम की सहायता से। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या चलेंगे, E ड्यू टू लीनियर चार्ज, मतलब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे किसके कारण, एक रेखीय, मतलब एक धारावाही तार होगा जो बहुत लंबा होगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है चैनल पे बने रहिए। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपकी हर समस्या का निदान किया जाएगा। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सभी को शुभ रात्रि।